हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। परसों रेडियो फीवर के लिए जो हमारी यहाँ पर कुलीग हैं पूजा, उनका फोन आया कि आप एक इंटरव्यू दे दीजिए कि रेडियो फीवर पर कि हम क्या करेंगे इस समागम में। तो उन्होंने पूछा कि आप योगी जी को लेके इतने एक्साइटेड क्यों हैं। तो मैंने कहा मैं जितना सीधा उनसे पूछता हूं उतना ही सपाट और विस्तार से वो जवाब दे देते हैं। तो सीधे सपाट और विस्तार के अपने उसको आज कायम रखेंगे ना। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहले तो बधाई, आप 3 साल पूरे करने जा रहे हैं अगले महीने। इस 3 साल के आपके 3 सबसे बड़े ऐसे कौन से काम हैं जिनको कि जो आपको संतोष देते हो? मैं सबसे पहले तो दैनिक हिंदुस्तान और एबीपी न्यूज को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने यहां पर यह शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया है और नाम भी दिया है नए दौर का नया नजरिया। आप सब और प्रदेश के 23 करोड़ जनमानस के सहयोग से, उन सब की शुभकामनाओं से हमारी सरकार 3 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करने जा रही है। हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष के लिए अपने प्रदेश के समग्र विकास के लिए और प्रदेश के 23 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष के तय किए थे और प्रदेश सरकार के बजट में उन चीजों की झलक भी आपको देखने को मिली होगी। पहला वर्ष था हमारा प्रदेश के किसानों का। देश के इस सबसे बड़े राज्य के लगभग 3 करोड़ किसानों को फोकस करते हुए योजनाएं। 3 करोड़ का मतलब सीधे सीधे 15 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो पहला वर्ष हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया था और किसानों को लेकर के, उन सभी योजनाओं को लेकर के, उनके कर्ज माफी की योजना से लेकर के उनको आधुनिक तकनीक, जिसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं कि किसान की आमदनी को दोगुना करना है। किसान की आमदनी दुगनी होगी तब जब हम लागत कम करेंगे और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा देंगे। तो उस तकनीक को देने के लिए हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और जो मौजूदा हमारे स्टेट के कृषि विश्वविद्यालय थे, इनके साथ इनका बेहतर समन्वय, किसानों को आधुनिक तकनीक देने की कार्रवाई प्रारंभ की। वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसमें से एक सिंचाई परियोजना थी बाण सागर परियोजना। 1973 में योजना आयोग ने इस योजना को बनाया था। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और 2017 तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी। तो हम लोगों ने 1 वर्ष के अंदर ही इस परियोजना को पूरा किया और अगले 1 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इसको राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। ऐसी अनेक परियोजनाएं थी जिन परियोजनाओं को, सिंचाई की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़ करके हमने इन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। चीनी मिलों को लेकर के, गन्ना किसानों को लेकर के, या फिर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को ला करके किसान को हम लोग समर्थन मूल्य से अधिक दाम दे सकें, इस पर पहला वर्ष हम लोगों ने लगाया और निरंतर वो चल रहा है। दूसरा वर्ष हम लोगों ने
प्रारंभ किया प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, ढांचागत बुनियादी यानी जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अगर हमें प्रदेश की इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने का जो एक संकल्प लिया गया है, अगर वह संकल्प हमें पूरा करना है तो उत्तर प्रदेश से ये रास्ता जाएगा और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हमें 2024 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाना पड़ेगा। इसके लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। हम लोगों ने उस पर फोकस किया और एक साथ हम लोगों ने 3 एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश के अंदर देने की कार्रवाई की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस वर्ष के अंत तक हम यातायात के लिए खोल देंगे। अभी अखिलेश यादव हम लोगों के साथ थे थोड़ी देर पहले, वो तो कहते हैं ये संभव नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि उनके लिए असंभव था, हमारे लिए संभव है। उनके लिए जब असंभव था तो जनता ने उन्हें किनारे किया है, हमारे लिए संभव था, जनता ने हमें यहां बिठा दिया। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो सच्चाई है, उन्होंने यह भी कहा होगा कि इसका तो हम शिलान्यास कर दिए थे। उन्होंने कहा था ये होंगे ना, अब उसकी सच्चाई भी लोग सुन लें। आपका दिन बहुत बिजी था, लेकिन आपने सुना था क्या? नहीं, देखिए मेरा दिन व्यस्त भी रहता है, लेकिन मुझे प्रदेश की एक एक घटना पे नजर भी रखनी होती है। अगर मैं नजर ही न रखूं तो 23 करोड़ जनता के साथ मैं फिर न्याय नहीं कर पाऊंगा। प्रदेश के किस कोने पर कहां पे क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, मुझे इन सब की जानकारी अपने पास रखनी होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिसंबर 2016 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इन्होंने शिलान्यास किया। मार्च 17 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। मई 17 में जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था कि आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस क्या है, तो मुझे बताया गया कि 0। तो मैंने नाराजगी व्यक्त की। मैंने कहा भी 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने होने जा रहे हैं, 6 महीने के अंदर 0 प्रोग्रेस क्यों? तो उन्होंने कहा साहब इसमें तो जमीन ही नहीं है। यानी अखिलेश जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आसमान में बनाना चाहते थे। एक एक्सप्रेसवे जमीन पर आज वो बहुत सी रजिस्ट्रियां लेकर आए थे। मैं वही कह रहा हूं ना, आज जो झोला लेके आए थे, काफी चीजें लोग दिखाई लोगों मैं को। वही कह रहा हूं। दूसरी सच्चाई थी कि एक्सप्रेसवे के लिए इन्होंने जो टेंडर किया था और उसके बाद इन्होंने जो टेंडर के बाद अवार्ड किए थे, 8 पार्टियों को किया था। जमीन नहीं थी लेकिन अवार्ड हो गए और 15,200 करोड़ रुपए का हुआ। हमारी सरकार आई, पहले तो मैंने पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया क्योंकि जमीन नहीं थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए 80% लैंड आपके पास होनी आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप टेंडर की प्रक्रिया से नहीं जा सकते। एक तो इन लोगों ने वहीं पे गलती की थी। दूसरा, इन्होंने टेंडर अवार्ड कर दिए और वह 15,200 करोड़ रुपए के किए। एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा, 110 मीटर चौड़ा इन्होंने तय किया था। हम उससे भी 10 मीटर चौड़ा, 120 मीटर चौड़ा बना रहे हैं। 340 किलोमीटर लंबा हम भी बना रहे हैं। हमारे पास जब 96% लैंड हो गई, हमने जमीन खरीदी, जमीन अधिग्रहण भी किया। 96% लैंड जब हो गई तो हम प्रधानमंत्री जी को ला करके उसका शिलान्यास कराए। शिलान्यास कराने के बाद, शिलान्यास के पहले जब टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी तो ठीक 15,200 करोड़ रुपए ही इसका भी आया। तो मेरे समझ में ये नहीं, मैंने कहा भी आखिर 1.5 साल के बाद हम कर रहे हैं, या तो कम होता या ज्यादा होता, इतना क्यों हुआ? तो मैंने प्रक्रिया के बारे में पूछा, मैंने कभी कैसे हुआ? तो मैंने इस बात को कहा, मैंने कभी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ आई? कहा नहीं, अलग अलग। मैंने कहा इसको निरस्त कर दो। फिर निरस्त किया, फिर से हमने प्रक्रिया प्रारंभ की और आज वही एक्सप्रेसवे
11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम लोग मुख्य एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोलने जा रहे हैं। मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके अभी 15 दिन पहले आया हूं। आप पे मुद्रास्फीति का नियम लागू नहीं होता क्या उत्तर प्रदेश सरकार पर कि 4 साल बाद उससे कम पे बन रही है? वही मैं कह रहा हूं ना, देखिए सरकारों की नीयत पर हम 36,000 करोड़ रुपए के कर्जा माफ करने में कैसे सफल हुए? ये वही प्रदेश है ना जहां पे कर्मचारियों के वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे नहीं थे, प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है, यहां पैसे की कमी नहीं है। शासन की नियत में खोट न हो तो उत्तर प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि पूरे देश और पूरी दुनिया को बिठा करके खिलाने की सामर्थ्य रखता है। और वही हम लोगों ने किया कि उत्तर प्रदेश से ये चीजें हम लोगों ने देनी प्रारंभ की। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं, इस वर्ष के अंत तक हम कार्य पूरा आप उसकी एक तिथि दीजिए ताकि मैं आपसे दोबारा पूछ सकूं। मैं दीपावली के पहले मुख्य एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करने जा रहा हूं। मैंने नोट कर लिया इसको। नहीं, आप नोट करें, मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, उसमें प्रदेश की जनता सुन रही होगी जी। 29 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है। चित्रकूट से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ हम जोड़ रहे हैं, बुंदेलखंड के सभी जनपदों को जोड़ते हुए। ललितपुर थोड़ा अलग है, उसके लिए बाद में हम लिंक वे देंगे इसका शिलान्यास इसी 29 फरवरी को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 5 घंटे में पूरी कर लेंगे। ये हम लोग उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए, और बुंदेलखंड की यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनेगी तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की। और तीसरा एक्सप्रेसवे हम लोग लेके आने जा रहे हैं, वह है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक अभी हम लोगों ने इसका अलाइनमेंट तय किया है। डीपीआर की अंतिम चरणों में हमारी कार्रवाई चल रही है। जमीन अधिग्रहण के लिए भी हम लोगों ने धनराशि इस बजट में तय कर दिया है और इस वर्ष के अंत में फिर हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास कराने जा रहे हैं। महाराज जी, मायावती कहती हैं कि वो उन्होंने प्लान किया था। तो प्लान तो बहुत सारे लोग करते हैं, सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन साकार करने के लिए जज्बा चाहिए, नेक नियति चाहिए। जिसमें जज्बा था, जिसमें नेक नियति थी, वो करके दिखा रहा है। जिसमें नहीं था वो सपना ही देखता था। एक उत्तर प्रदेश की जब बात आती है, अभी आपने जो बजट पेश किया और अभी एक आंकड़ा परसों आया 5.9% बढ़ोतरी का प्रति व्यक्ति इनकम में, तो इतना सारा खर्चा करने के बाद ये अचीव किस तरह हुआ? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया ना, 3 एक्सप्रेसवे ही नहीं, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। इतना बड़ा प्रदेश हमारा है, 7 राज्यों से हमारी सीमा मिलती है, एक देश नेपाल से भी हमारी सीमा मिलती है। 54 ऐसे नाके हमारे हैं जो बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से और नेपाल से जुड़ते हैं। और 23 करोड़ की आबादी का देश। हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि भगवान राम इस धरती पर पैदा हुए, भगवान कृष्ण इस धरती पर पैदा हुए, मां गंगा सबसे अधिक इस धरती पर बहती है, प्रयागराज कुंभ यहां पर होता है, शक्तिपीठों की एक परंपरा उत्तर प्रदेश में है। और इतना कुछ होने के बावजूद पहचान क्या हमारी थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ होंगे, उत्तर प्रदेश। जहां सायंकाल होते ही अंधेरा छा जाए, वो उत्तर प्रदेश। हमने कभी इस चीज को तोड़ो। ये जितने भी हमारे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी थे, इन सब के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई। और मैं 1.5 वर्ष पहले ही पीडब्ल्यूडी को पूरा पैसा उपलब्ध करवा चुका हूं कि भाई ये सभी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ो। अगर नेपाल के साथ है तो नेपाल के बॉर्डर पर भारत नेपाल मैत्री द्वार बनना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बिहार के बॉर्डर पर है, उत्तर प्रदेश बिहार मैत्री द्वार हम लोग बिहार बॉर्डर पर तैयार करेंगे। झारखंड के बॉर्डर पर है, इसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे।
4 लेन कनेक्टिविटी से हम जोड़ रहे हैं। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी से हम जोड़ रहे हैं। हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी से हम जोड़ रहे हैं। प्रदेश में मेट्रो, जब हम लोग आए थे मार्च 2017 में, एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज हमारी 3 सिटी मेट्रो से जुड़ी है। कानपुर पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की परमिशन मिलते ही आगरा में हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। हम रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ को जोड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। हम लोग आए थे 2 एयरपोर्ट फंक्शन में थे, आज 7 एयरपोर्ट फंक्शन में और 11 पर हम काम कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं बना रहा है। ये उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और जनता की बुनियादी सुविधाओं का सीधा संबंध उसकी पर कैपिटा इनकम से जुड़ी हुई है। और इसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश ने एक बेहतर स्थिति देश के अंदर पैदा की है। आप सही कह रहे हैं, जहाजों और सड़कों ने ही अमेरिका को बनाया। मैं क्या कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव पड़ता है वहां की आर्थिक विकास पर भी और प्रति व्यक्ति आय पर भी। इन दोनों का सीधा संबंध है। और पहली बार हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने तय किया कि केवल स्टेट की ही जीडीपी क्यों होगी, जिले की भी तय करो। हमने हर जिले की भी अपनी जीडीपी तय कर दी है। हर जिला क्या संभावनाएं, क्या पोटेंशियल उस जनपद में है, हम उसको भी उभारेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी पॉलिसी इसी का पार्ट है। उसका नेट रिजल्ट क्या है? क्या आपको लगता है वो सही रास्ते पर है? देखिए, बहुत अच्छी स्थिति उसकी है। देखिए, हम लोग जब आए थे, हमारे यहां का जो परंपरागत उद्यम था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य था कभी। लेकिन आजादी के बाद या लंबे कालखंड से, आजादी के पहले से ही उन परंपरागत उद्यमों को हतोत्साहित किया गया। वे निराश थे, हताश थे, बंदी के कगार पर थे, पलायन हो रहा था, तमाम चीजें थी। हम लोगों ने आने के बाद जब इसकी मैपिंग प्रारंभ की, इस पर कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश 1,16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल अपने एमएसएमई सेक्टर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहा है। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट विगत वर्ष 28% ज्यादा हुआ है। और किसी भी राज्य का, देश के अंदर किसी भी राज्य का आप देखेंगे तो ये 6 से 8% था, लेकिन उत्तर प्रदेश का 28% था। टोटल एक्सपोर्ट डाउन हुआ है इंडिया का। जब मैं क्या कर रहा हूं ना, हमारा बढ़ा है। बढ़ने के पीछे हमने अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया है। और ये चीजें एमएसएमई सेक्टर को उभारने, कम पूंजी में, कम समय में, कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोगों को रोजगार देना, आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना और प्रत्येक व्यक्ति की आय में कुछ न कुछ वृद्धि करने में बहुत बड़ा योगदान इसका हो सकता है। और इसलिए हम इससे बहुत उत्साहित हैं। हमने इसी को ध्यान में रख करके बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। इस बार के बजट को हम लोगों ने युवाओं को केंद्रित करके रखा है, इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की संभावनाएं पिछले 3 वर्ष के अंदर बनी हैं, उसमें बहुत कुछ अभी है जिसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को हमने केंद्रित करते हुए एक अप्रेंटिसशिप की एक योजना हम लोग उसमें लागू किए हैं। दूसरा, हर एक जनपद में एक युवा हब बनाने की कार्रवाई। जितनी भी योजनाएं युवाओं से जुड़ी हुई थी, हमने कहा सबको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करके फिर फोकस करके हम इस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा अनुमान है हम पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 50 लाख यूथ को नौकरी, रोजगार या आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़े हैं। और शेष हम आगामी 2 वर्ष के दौरान 50 लाख नए यूथ को इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। टोटल 1 करोड़ 5 साल में। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। एक महिलाओं की बात आपने की, मैं पॉलिटिकल आंकड़ा भी देख रहा था। पिछले 4 चुनावों में देश में महिलाओं का मत प्रतिशत बड़ी तेजी से बढ़ा है। अब वो पुरुषों से कुल 1.8% कम रह गया है। और उस मत प्रतिशत का ही कमाल है कि सरकारें बदल जाती हैं, आती हैं, या दिल्ली का भी अभी चुनाव। तो महिलाओं को लेकर एक आपका एक इलेक्शन स्ट्रेटजी भी होगी, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। कोई स्पेसिफिक योजना आप लोग बना रहे हैं उसकी?
देखिए, हमारी इस महिलाओं से संबंधित योजनाएं हमने अपने तीसरे बजट में ही फोकस करते हुए दी थी। पहला बजट किसानों के लिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तीसरा महिलाओं को केंद्रित करते हुए हम लोगों ने दिया था। यद्यपि योजनाएं हमारी पहले से चल रही थी, लेकिन इस कार्रवाई को आप याद करिए, जब आपके पहले ही सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद मैं आपके शिखर सम्मेलन में गया था, तो आप लोगों ने टिप्पणी की थी तब जब हम लोगों ने एंटी रोमो स्क्वाड गठित किया था। काफी हो हल्ला हुआ। मैंने 2015 में आप तशरीफ लाए थे, तब की बात। जी उससे पहले भी आया था। लेकिन हम लोगों ने इसके बाद भी इस पर कार्रवाई की। दूसरा, वीमेन पावर लाइन हो या वीमेन हेल्प लाइन हो, रेस्क्यू वैन हो, ये सभी योजनाएं लागू करने के साथ साथ एक बालिका के जन्म लेने और वह शादी विवाह के योग्य तक हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने बहुत 2 यूनिक योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर के पहले हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मुखबिर योजना चलाई। मुखबिर योजना में हमारे सामने चैलेंज था। हमारे लगभग 6 से 8 जनपद ऐसे थे जहां पर जो लिंगानुपात था उसमें काफी गिरावट थी। हमने उसको सुधारा और इसके लिए मुखबिर योजना हम लोगों ने चलाई। जितने भी अल्ट्रासाउंड के सेंटर थे, इनकी सरप्राइज चेकिंग करना, इसके बारे में जानकारी मांगना, उसके लिए प्रोत्साहित करना, इन सब चीजों को लेकर के कार्रवाई की। दूसरा, बालिका के जन्म लेने से लेकर के और उसके स्नातक तक की पढ़ाई, कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने तक सरकार उसको कोई पैकेज दे सके। हमारी सरकार पिछले साल ही एक कन्या सुमंगला योजना लेकर के आई। बालिका जन्म लेगी, सरकार एक निश्चित राशि उस बालिका के बैंक अकाउंट में जमा करेगी। बालिका 1 वर्ष की होगी, हर प्रकार के टीकों से आच्छादन होने के बाद हम उसको कुछ राशि पैसे उपलब्ध कराएंगे। बालिका पहली क्लास में जाएगी, स्कूल में रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही उसके एक नाम पर कुछ पैसा जमा हो जाएगा। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी, उस रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बालिका 9वीं क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बालिका 9वीं क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई डिग्री कोर्स करना चाहते, एक निश्चित राशि, यानी जन्म से लेके यहां तक 15,000 का एक पैकेज हम प्रत्येक बालिका को दे रहे हैं। ये एक योजना कन्या सुमंगला योजना के नाम पर हमने प्रदेश में लागू की। बालिका शादी ब्याह के योग्य हो गई, परिवार के पास पैसा नहीं, 51,000 रुपए बालिका की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रदेश सरकार उस कन्या की शादी के लिए दे रही है। पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक विवाह इस योजना के अंतर्गत हुए हैं। और अभी कन्या सुमंगला योजना विगत वर्ष से हम लागू किए हैं। 2,60,000 बालिकाएं इससे अभी तक लाभान्वित हो चुकी हैं। कितनी? 2,60,000। और हम इसको निरंतर अभी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद, देखिए अभी भी मानसिकता है बालक और बालिकाओं में भेद करने का। मैंने इस बात को देखा है कि बालिकाएं बेसिक शिक्षा परिषद के उन स्कूलों में पढ़ने के लिए उनको भेजा जाता था जहां शिक्षक नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पाठ्यक्रम बहुत कमजोर था, और परिवार के ही बालक को किसी अन्य पब्लिक स्कूल में भेजा जाता था। दोनों के कपड़ों में भी अंतर था। बालिका फटे पुराने कपड़े पहनती थी, स्कूल नंगे पैर जाती थी। बालक के लिए जूते होते थे, मोजे होते थे, अच्छे उसकी ड्रेस होती थी, यूनिफॉर्म होती थी। तो मैं 2-3 जगह में गया, फील्ड में जाकर के मैं देखा, स्कूल जाते हुए बच्चों से मिला, मैंने पूछा, देखा, तो मेरी समझ में आया कि ये भेदभाव है। तो हमने सीधे उसी दिन काम ने कहा, ये काम करो, बच्चों से पूछो उनको कौन सी यूनिफॉर्म पसंद है। कपड़े उनके सामने प्रस्तुत, बालिकाओं ने कहा ये। तो हमने सभी बच्चों के लिए प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारी सरकार 1,80,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के सभी बच्चों को 2 यूनिफॉर्म दे रही है। जूते, मोजे, बैग, बुक्स और स्वेटर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। यह बालिकाओं के लिए ही समर्पित हमारा है। पाठ्यक्रम को हम लोगों ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम वहां लागू करने के लिए स्पष्ट कर दिया है कि जिससे अब भेद ये समाप्त हो जाए। हमारे यहां बेसिक शिक्षा परिषद में 50 लाख नए बच्चे बढ़े हैं। जो पहले कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल का एक दिखाते थे, आज वे लोग भी छोड़ करके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाठ्यक्रम भी बदल गया है,
पैटर्न भी बदल गया है। आप तो केजरीवाल जी और की इन भाषा चीज- बोल रहे हैं। नहीं, हमारी 2017 से चल रही है। ये हमारे तो 2017 केजरीवाल जी आपकी भाषा बोल रहे थे। मैं क्या करूं? तो देखिए, वो उनको जो भाषा अच्छी लगती है वो अपनी भाषा बोलेंगे, लेकिन हम लोगों ने किया है जो हम कर रहे हैं, बालिकाओं को समर्पित था ये, और इसलिए तीसरा बजट हमने महिलाओं और बालिकाओं को समर्पित किया था, और चौथा अपने युवाओं को, जिसको लेकर के हमारी ढेर सारी प्रोग्राम चल रहे हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपने शिक्षा की बात की। कल मैंने सवेरे एक ट्वीट किया था कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आप कोई सवाल आपके हो तो पूछिएगा। इनफैक्ट इतने सवाल थे, लेकिन मैं आपसे जब भी बात करता हूं तो सारी रिसर्च किनारे रख देता हूं, कोई फायदा नहीं उसका। तो एक सवाल लेकिन बहुतायत में आया कि 69,000 शिक्षकों की कोई भर्ती हुई थी, और वो भर्ती अभी तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, कोई लीगल उसमें अड़चने आ गई हैं। सरकार क्या कर रही है? देखिए, हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की एक प्रक्रिया पहले निकाली थी 69,000 का। उस समय बीएड के जो प्रशिक्षु थे, या जो बीएड का प्रशिक्षण जिन्होंने पूरा किया था, उनको इसमें अलाउ नहीं किया था एनसीटीई ने। तो स्वाभाविक रूप से केवल बीटीसी टीटी पास वाले लोग ही इसमें भर्ती हो सकते थे। जब उसका परिणाम निकला तो पहले जब आवेदन मांगे गए तो 1,05,000 लोगों ने आवेदन किया। तो स्वाभाविक रूप से 1,05,000 में से 69,000 हमारी भर्ती निकली थी, तो 69,000 में वो लोग पास हो सकते थे, लेकिन जब यहां पे रिटर्न टेस्ट हुआ तो कुल 41,500 लोगों ने उसको क्वालिफाई किया। तो हमने सबको नियुक्ति पत्र दे दिया। वे सभी लोग बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं। उनके ट्रेनिंग के बाद उनको सभी को नौकरी दे दी। इसके बाद 69,000 की फिर हमने भर्ती और निकाली। भर्ती में तब तक शिक्षा मित्रों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था कि शिक्षा मित्रों में जो योग्य हैं, इन लोगों को, जो इन सबको करते, तो इनको कुछ वेटेज दिए जाए, एक्सपीरियंस में भी, और साथ साथ एक्सपीरियंस को लेकर के इनको दिया जाए। तो हम लोगों ने उसी अनुसार एक को तय किया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि योग्य शिक्षक होने चाहिए, और दूसरी तरफ पिछले 1.5 साल से वो मामला हाई कोर्ट में लटका हुआ है। हमने उसमें कैटेगरी तय की, भाई इतने से कम के हम शिक्षक नहीं लेंगे। अगर मेरिट में जो हमने टेस्ट लिया इससे कम में होगा तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार तो बीएड ने भी, उस बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन्होंने भी, जिन्होंने बीएड का प्रशिक्षण लिया वे लोग भी इसमें किए हैं। इस बार 69,000 के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। अब 5 लाख उन सभी युवाओं को 1 साल पहले इसमें उनको यानी उनको पूरी परीक्षा पूरी हो चुकी, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वही है, हर तीसरे दिन डेट लगती है, 10 मिनट सुनवाई होती, फिर अगले दिन डेट लग जाती है। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है वो, उसके कारण वो अटका हुआ है। प्रदेश सरकार सारी समाधान कर चुकी है, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट की उस भावना का सम्मान होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि मेरिट और योग्यता आधार बनना चाहिए, और हम उसी मेरिट और योग्यता को आधार बनाना चाहते हैं, जिससे प्रदेश के विद्यालयों में अच्छे शिक्षक आ जाएं और उस प्रक्रिया को हम पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो मामला तारीख पर तारीख का है, और तारीख पर तारीख का है, तो इसलिए उस तारीख पे तारीख का 69,000 शिक्षकों का मामला उसी में अटका हुआ है। आपको जिस तरह आंकड़े याद रहते हैं, जिस तरीके से आप एक डाटा याद रखते हैं, तो वो इम्प्रेसिव है। लेकिन अखिलेश जी ने अभी एक किताब का वो हम लोगों को फोटो स्टेट दिखाई, उसके मुख पृष्ठ की, सेक्युलर समाजवादी आप पर कोई किताब लिखी गई है। अब वो ये कह रहे थे कि सेक्युलर समाजवादी क्या चीज होती है, उस समाजवाद को हटाएं अपने उसमें से, किताब में से। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, समाजवाद शब्द यह अगर वास्तविक रूप में देखेंगे तो एक सामाजिक न्याय का पर्याय था, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह परिवारवाद का पर्याय हो गया। और इसके ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, देखिए एक
सामाजिक न्याय एक सन्यासी ही दे सकता है। सन्यासी एक जी सैफरन सोशलिस्ट की बात की होगी, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में आप समाजवाद को देखेंगे तो इसके एक बहुरूपिया ब्रांड हो चुका है। इस बहुरूपिया ब्रांड के अनेकों हो चुके हैं। ये अपनी लाज को बचाने के लिए कभी किसी की गोद में बैठता है, कभी किसी की बैठता है, और बाद में जब थोड़ा सा इसको मौका मिलता है तो वहां भस्मासुर भी बनता है। इसलिए सब लोग इसे चौकन्ने होते हैं। प्रदेश की जनता भी इसलिए चौकन्ना है कि पता नहीं कब किसको के साथ कौन सा घात कर ले, और वहां पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अब वो लोग उसको समझ चुके हैं। समाजवाद शब्द मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कह सकेंगे तो उत्तर प्रदेश में और देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसका पर्याय केवल राम राज्य की अवधारणा ही पूरी करती है, समाजवाद की नहीं। आप लोग सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव में जो भाषा बोली गई उस पर एक बड़ा आरोप है कि एक निश्चित तबके के विनाश की भाषा थी वो, गोली मारो वगैरह। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, भाषण के जो लहजे होते हैं उसमें तुकबंदी होती है, लेकिन एक मुझे इस बात को आप बताइए कि बॉर्डर पे अगर देश का दुश्मन भारत के अंदर घुस रहा है, हमारा सैनिक क्या उसके लिए पलक पावड़े बिछाएगा? और वो दुश्मन को गोली नहीं मरवा रहे थे, वो मरवा रहे थे कुछ अपने ही लोगों को। नहीं, ऐसा अपने किसी लोग को नहीं मार रहे। भारत के हर नागरिक को सुरक्षा, हर नागरिक को सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और देने का आश्वासन दे रही है। पिछले 5.5 वर्ष के दौरान जितना कार्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास का, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने का, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन का, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हो, आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हर वर्ष देने की व्यवस्था, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप की या स्टार्टअप की या मेक इन इंडिया की, जितनी ये योजनाएं हैं, क्या इन योजनाओं में किसी की जाति देखी गई? कोई नहीं कह सकता। किसी भी योजना में भारत का नागरिक होना चाहिए, वो चाहे किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी मत, किसी मजहब का मानने वाला है। पहले दिन ही इस बात को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि विकास सबका, और वह सबका विकास ईमानदारी के साथ हुआ। आजादी के बाद क्या, मैं पूछता हूं, कोई व्यक्ति इस बारे में बहस करे ना कि आजादी के बाद इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने की ईमानदार प्रयास पहले कभी हुआ? अगर हुआ होता तो संभवतः 2 से 2.5 करोड़ लोगों को मकान देने की व्यवस्था, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में शौचालय देने की व्यवस्था। फिर ऐसे भाषण देने की जरूरत क्या थी? गोली मारो या पाकिस्तान चले जाओ? जी, सवाल इस प्रश्न इस बात का था कि आखिर किस प्रकार की आजादी चाहिए लोगों को? किस आजादी की आप बात कर रहे हैं? कौन सी आजादी? यह देश, आज इस देश को तय करना होगा, इनको गांधी का भारत चाहिए या जिन्ना का भारत चाहिए। ये जो गांधी और जिन्ना वाली बात है, आपका अभी एक विधानसभा में जो आपने बयान दिया वो बड़ा वायरल हुआ और बड़ा लोगों ने उसको सुना, देखा, पढ़ा। एक उसी में एक बात हुई, लोगों ने कहा कि वहां तो गोली मारने का नारा दिया गया और उत्तर प्रदेश में तो गोली मार दी जाती है। तो ये गोली मारो वाली एक बात जो है, इसका जवाब? देखिए, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित है और हम लोगों का ये जो परसेप्शन है, शासन के कार्यों से आम जन में विश्वास पैदा होना चाहिए और उस विश्वास का प्रतीक
जिस भी तरीके से हो वो हमारा दायित्व है, वो काम हमें करना है। यानी गोली मारो जारी रहेगा। व्यक्ति को सुरक्षा देना, भाई जो गोली मारने की नियत से आया है तो मुझे लगता है उसको 10 बार सोचना पड़ेगा अपने बारे में। लेकिन अगर कोई ये मान के चला है कि शासन हमें सुरक्षा देगा, तो इस शासन का नैतिक दायित्व ही बनता है शासन उसको सुरक्षा दे, और हम लोग वही कर रहे हैं। सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर कोई बदनीयती से गोली मारने के लिए आ रहा है किसी निर्दोष नागरिक पर, किसी व्यापारी पर, किसी पुलिसकर्मी पर, तो स्वाभाविक रूप से गोली या तो वहां से चले, चाहे गोली इधर से चले, कहीं से तो चलनी है ही। आप हनुमान जी के भक्त हैं, जहां जाते हैं आप हनुमान जी को कोट करते हैं। कर्नाटक के आपके एक भाषण में मुझे मालूम पड़ा कि हनुमान जी का जो ननिहाल था वो कर्नाटक था, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ने हनुमान को आगे कर दिया और हर जगह जय हनुमान के नारे लगाए उन्होंने। तो आपका हनुमान जी वो मुझे लगता है कि कम से कम दिल्ली ने थोड़ी देर के लिए हाईजैक कर लिए थे। देखिए, अच्छी बात है, हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा और राम उसका सुंदरकांड का पाठ भी कराएंगे। और हनुमान चालीसा के पाठ से बल और बुद्धि दोनों में अभिवृद्धि होती है। तो अच्छी सोच लोगों को पैदा होगी तो देश के लिए अच्छा करेंगे, दिल्ली के लिए अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय राजधानी में लोग प्रफुल्लित होंगे। तो हर व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए, कोई संदेह नहीं इसमें। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इस दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें मानते हैं कि ये देश के राजनीतिक एजेंडे में बदलाव का प्रदर्शन है। आप याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले क्या स्थितियां हुआ करती थी। लोगों के चेंज होते थे, नजरिया दूसरा होता था, पहनावा दूसरा होता था, लोगों में एक प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे चीज की होती थी। आज प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर रहा है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, इस ताकत को लोगों ने महसूस किया है और ये हमारी वास्तव में विजय है। एक दिल्ली के चुनाव ने एक बहस खड़ी की है, जिसको बाद में अमित शाह जी ने स्वीकार भी किया एक बात पे, कि राजनीति में भाषा की जो मर्यादा है वो थोड़ी सी कुछ लोग लांघ जाते हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप लोगों को देखकर बहुत से लोग अनुप्राणित होते हैं, हम लोगों के समय में जो नेता थे हम लोगों ने उनसे सीखा, नई पीढ़ी सीखती होगी, आपको लगता नहीं कि भाषा को लेकर एक सर्टेन नेताओं को अनुशासन का पालन करना चाहिए? देखिए, हर एक को करना होगा और उन मर्यादाओं का पालन तो करना होगा। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई हम इस चीज का ध्यान में रखें कि शब्दों की मर्यादा के साथ ही व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक ये चीजें नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये मर्यादाएं तार तार तब होती हैं जब कोई मणिशंकर अय्यर जैसा व्यक्ति बीच में कूद पड़ता है। फायदा आप ही का पहुंचाते हैं। जो भी हो, सवाल ये है कि वह किन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, या वे नौसिखिया लोग, जिन लोगों को ये लगता है कि राजनीति और शासन तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जब वे लोग इसमें जबरन उतर करके और एन केन प्रकारण सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। नौसिखिया से आपका तात्पर्य क्या है? बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर, एक बहुत लंबी पीढ़ी चली आ रही है। क्योंकि आपने कुछ उसका एक संकेत दिया तो मैंने कहा ना, वे लोग जब इस चीज पर उतारू होते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया सुनने को मिलती होगी। अखिलेश जी अभी थे, हालांकि देखिए टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूं। अखिलेश जी अभी थे और आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वैदिक काल से गाय थी। अब उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट को साढ़ हटाने का निर्देश देना पड़ा और वो नहीं हट रहे हैं, और ये जो आवारा पशु हैं ये गाय के नाम पर किसानों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये आपको ये तथ्य कैसा लगता है? देखिए, अच्छी बात है जो लोग 3 साल पहले तक कसाईयों का समर्थन करते थे, आज वो
गायों की समर्थन कर रहे हैं, एक चेंज देख सकते हैं ना। ये तो व्यापक बदलाव है और हम लोगों ने शुरू दिन से ही, हमारा तो एजेंडे का हिस्सा है। आते ही हमने सबसे पहले जो निर्णय ली थी उसमें से निर्णय पहला था कि इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद करेंगे। पर सांड सड़कों पर तो नहीं बैठाएंगे, नहीं, हम जो वो कह रहे थे। मैं वही आ रहा हूं। पहले हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, ये सब बंद हो गए। तो स्वाभाविक रूप से जो बछड़े या जो गाय दूध नहीं देती थी, ये जो कसाईयों के हाथों पड़ जाती थी, या जिसमें सत्ताधारी दलों के लोग कसाईयों के हवाले करवा देते थे इन सबको, आज तो वह कहीं ना कहीं होगी। हमने इसके लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और हमारा ये कार्यक्रम पिछले 1.5-2 साल से लगातार चल रहा है। इसमें भारत सरकार ने भी हमें सहयोग प्रदान किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 11 सितंबर 2019 को देश से खुरपका और मुंहपका जैसे रोगों को पूरी तरह समाप्त करने के एक बृहद अभियान को हाथ में लिया है और उत्तर प्रदेश से उन्होंने उसका शुभारंभ किया था। हमारे लिए एक अवसर है जिस पे हम लोगों ने प्रत्येक गौवंश को ईयर टेक करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमने प्रदेश के अंदर पहले से ही हमारे निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमने प्रारंभ किए हैं। हर एक जनपद में हमारे पास आज के दिन पर 4.5 लाख गौवंश हमारे पास निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर है। एक हमने 4.5 लाख गौवंश को अभी अपने कब्जे में लिया है, जिसके भरण पोषण पालन का कार्य प्रदेश सरकार के गौशालाओं में चल रहा है। दूसरा इसका पार्ट है कि बड़ी संख्या में अभी वे गौवंश है जो लोगों के घरों में है, पालतू है। तो स्वाभाविक रूप से दूध लेने के बाद लोग उस गाय को और उसके बछड़े को छोड़ देते हैं। हमने उसको भी जो टेक करने के लिए कहा है। तीसरा, हमने किसानों के लिए योजना चलाई है और योजना चलाई कि जो निराश्रित गौवंश हमारे पास आ चुका है या जो आने वाला है, अगर कोई किसान अपने घर में रख करके इसका लालन पालन करेगा, हर महीने हम इसका देखभाल करेंगे, हम हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे, तो प्रति गौवंश 900 रुपये प्रदेश सरकार उस किसान को उपलब्ध कराएगी। एक गौवंश का 900 रुपये हर महीने दे रही है। ऐसे लगभग 46,000 गौवंश अब तक हम अलग अलग किसानों को उपलब्ध करवा चुके हैं। और तीसरा, जितने फालतू बछड़े सांड हैं इनका बंध्याकरण और गौवंश के नस्ल सुधार की दिशा में कार्य, ये भी हमने युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। अखिलेश जी को बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये मुद्दा उनका कभी बनने वाला नहीं है। लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे समाजवादी जब बेरोजगार हो चुके हैं तब वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों के भी बछड़े ला करके प्रदेश में छोड़ रहे हैं। लेकिन हम सबकी सेवा करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपसे बात करके मन भरता नहीं है, लेकिन टेलीविजन की भी कुछ सीमाएं हैं और हम वैसे भी समय को लांघ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आने का और एक बार फिर से अपनी बातों को उसी सीधे और सपाट तरीके से सबके सामने रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।